होम्योपैथी में हमने देखा अभी तक ऑर्गेनल को पढ़ते हुए कि जितना भी क्योर पॉसिबल है वो केवल सिमिलर डिजीजेस के अपीयरेंस से, चाहे नेचर में खुद हो रहा हो या हम कोई मेडिसिन दे करके आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करके वैसा करवा रहे हैं। बिना सिमिलर डिजीज के प्रोडक्शन के क्योर संभव नहीं है। तो अब बात आती है कि अगर किसी को एक बीमारी है और दूसरी डिसिमिलर बीमारी वहां क्रिएट हो जाए तो उसमें क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ टू डिसिमिलर डिजीजेस अपीयर इन अ organism? If they both are similar, the stronger will remove the weaker one, stronger will persist, weaker will be removed. Either the stronger is natural disease or it is artificially produced by medicines. In both conditions, weaker disease will be removed or it will be cured or it will be annihilated or permanently extinguished from that organism where it was present. Now, different condition arises. What will happen if two different diseases of different symptomatology will present at a time in a organism? When two diseases will present, what will it, for 35? जब दो बीमारियां एक साथ अलग अलग कैरेक्टर की होंगी तो उनमें से कोई किसी को ठीक नहीं करेगा, किसी को क्योर नहीं करेगा। चाहे वो बीमारी किसी दवा की वजह से हो रही हो, दवा चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे जो, और चाहे दो नेचुरल बीमारियां एक साथ हो। एक पहले हुई, फिर दूसरी बीमारी हुई। एक बात तो निश्चित है कि वो एक दूसरे को ठीक नहीं करेंगी। क्योर विल नॉट हैपन। देन व्हाट हैपन्स इन द बॉडी? ऐसा क्या होता है, हमें ये भ्रम होता है, हमें एहसास होता है कि हमारी ये वाली बीमारी ठीक हो गई बाय द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल डिजीजेस। 35 को ऐसे आप पढ़ के आगे बढ़ जाते हो, मैंने इसको रेड कर रखा था। व्हाट हैपेंस इन नेचर व्हेन टू डिसिमिलर नेचुरल डिजीज मीट इन वन पर्सन एज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट? दो नेचुरल डिजीज हो रही हैं तो, या एक डिजीज जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, कैसा, जो अनसुटेबल है एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा, जो दूसरी डिजीज प्रोड्यूस हो रही है, artificial morbid condition similar to the disease to be cured, whereby it will appear that even अब यहां जो बात करें प्रकृति, it will appear that even nature herself is unable to remove a dissimilar disease already present by one that is unhomeopathic। कह रहे हैं प्रकृति में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी डिसिमिलर बीमारी ने दूसरी डिसिमिलर बीमारी को ठीक की। Neither it happened in the nature nor it happens while at the time of treatment। वो ट्रीटमेंट चाहे आप होम्योपैथिक मेडिसिन से कर रहे हो, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन से कर रहे हो, चाहे आयुर्वेद, यूनानी, व्हाट एवर द सिस्टम यू आर यूजिंग। डॉक्टर हनीमैन यहाँ किसी सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति की बात कर रहे हैं। प्रकृति में बीमारी को ठीक करने का एक ही तरीका है कि सिमिलर सिम्टोमेटोलॉजी बॉडी में प्रोड्यूस की जाए। देयर इज नो अदर वे। तो what happens when we create different type of diseases in a body or two natural diseases present in a body? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ये एफोरिज्म इसके बाद के, क्योंकि आपके पास आज जब पेशेंट आता है उसके पास एक बीमारी नहीं होगी, कई बीमारियां होगी। उसको आर्थराइटिस भी होगी, उसको डायबिटीज भी होगी और उसको कार्डियक इश्यूज भी होंगे।
क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हैं जो एक ही बॉडी में प्रेजेंट हैं। किसी को प्रॉपर नेचुरल ट्रीटमेंट या जैसा प्रकृति बीमारियों को ठीक करती है, जैसा हमने 426 में पढ़ा है, उस तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो क्या होता है, बॉडी में बीमारियां एड ऑन होती जाती हैं, कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है। और अल्टीमेटली एक एज के बाद जब उसमें मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वर्ड है ना लर्नेड साउंड प्रेटिंग और साउंड्स वेरी लर्नेड, दो शब्द पर हमने आपको एम्फेसिस करवाया तो पिछले फोरिज में। और कुछ नहीं हो सकता, ही इज नाउ इन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, इनके सभी ऑर्गन फेल हो चुके हैं। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा ऑर्गन ने प्रॉपर काम करना बंद कर दिया है, अब उनको कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब एक एक बीमारी बॉडी में एड ऑन हो रही थी तो हम एक एक बीमारी को प्रॉपरली ठीक नहीं कर पाए हैं। अब यही समस्या हमारे पास जब पेशेंट आता है कोई, तो वो मल्टीपल डिजीजेस को लेकर आता है, मल्टीपल डिजीजेस, मिक्स सिम्टोमेटोलॉजी, तो हमारे लिए काम कठिन होता। इसीलिए जब कोई पेशेंट, कोई बीमारी शुरू होती है और शुरुआती दौर में आ जाता है तो उसको ठीक करना आसान होता है। मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट में ट्रीटमेंट टफ हो जाता है। और इसीलिए डॉक्टर हनीमैन ने मेंशन भी किया है, यू नीड सेवरल एंटीसोरिक मेडिसिन। सेवरल क्यों जरूरत है? क्योंकि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेवरल डिजीजेस। चलिए, नाउ वी विल, हम इस कंडीशन को देखते हैं। तीन कंडीशन डॉक्टर हनीमैन ने दी थी, तीनों कंडीशन अलग अलग एफोर्ज में लिखा है। पहला कंडीशन है 36 में, दूसरा कंडीशन है 38 में, और तीसरी कंडीशन है 40 में। एफोरिज्म वाइज देखोगे, व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट देन थ्री कंडीशंस डेवलप, 36, 38 एंड 40। ये बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं, तीनों कंडीशन आपको पता हो। पहली कंडीशन 36 में, दूसरी 38 में, और तीसरी 40 में। हमने इन तीनों एफोरिज्म को एक जगह क्लम कर रखा, उनका बेसिक लॉ क्या है, बेस क्या है, बाकी उसको हम आगे फिर पढ़ेंगे। 36 में है, इफ द टू डिसिमिलर डिजीजेस मीटिंग टूगेदर इन द ह्यूमन बीइंग ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, दो बीमारियां एक व्यक्ति में एक साथ आएंगी तो ये हो सकता है, तीन कंडीशन बनती हैं। दोनों की स्ट्रेंथ समान हो, पहले वाली वीकर हो और बाद में आने वाली स्ट्रॉन्गर हो, और तीसरी कंडीशन है पहले वाली स्ट्रॉन्गर हो, बाद में आने वाली वीकर हो। दो डिजीज हैं यहां पर, हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दोनों के स्ट्रेंथ पर बात कर रहे हैं, दोनों कितनी स्ट्रांग है। तो तीन ही कंडीशन हो सकती है, दोनों में पहले वाली वीकर हो, या बाद वाली वीकर हो, या फिर दोनों की स्ट्रेंथ समान हो। पहले वीकर हो, बाद वाली वीकर हो, दोनों की स्ट्रेंथ समान हो, यही तीन कंडीशन बनती है। इन्हीं तीनों कंडीशन में क्या क्या होता है, डॉक्टर हनीमैन ने यहां 36, 38 और 40 में यही एक्सप्लेन किया। जब आप इस एफोरिज्म को अच्छे से समझ जाओगे, तो जो आज की डेट में किसी हॉस्पिटल या कहीं ऐसी जगह बैठ रहे हैं जहां मल्टीपल पेशेंट आ रहे हैं, तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होती हैं। चलिए, इफ, पहला कंडीशन देखते हैं, इफ द टू डिसिमिलर डिजीजेस मीटिंग टुगेदर इन द ह्यूमन बीइंग बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो, और स्टिल मोर इफ द ओल्डर वन बी द स्ट्रॉन्ग, या पुरानी वाली स्ट्रॉन्ग हो। पहले में क्या दो कंडीशन बन रही है, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ की हो, या पहले वाली स्ट्रॉन्ग हो बाद वाली वीक, द न्यू डिजीज विल बी रिपेल्ड बाय द ओल्ड वन फ्रॉम द बॉडी एंड नॉट अलाउड टू अफेक्ट इट। जो नई बीमारी आएगी वो रिपेल हो जाएगी, वो बॉडी में अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। द द न्यू डिजीज विल बी रिपेल्ड बाय द ओल्ड वन। और रिपेल कौन कर रहा है? ओल्ड बीमारी कर रही है।
from the body and not allowed to affect. Is that clear? अगर पुरानी बीमारी इक्वल स्ट्रेंथ की है या ज्यादा स्ट्रेंथ की है, दोनों ही कंडीशन में नई आने वाली बीमारी अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, पुरानी बीमारी उसको क्या कर देगी, रिपेल कर देगी या भगा देगी। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल डॉक्टर हनीमैन ने दिया है। दो नेचुरल डिजीज प्रकृति में जब मिलती हैं तो क्या होता है, आर्टिफिशियल की बात यहां नहीं कर रहे हैं, वो अभी हम जब 36 के कॉन्टिन्यूशन में आएंगे तो उन्हें फॉर पर हम आएंगे। दूसरी कंडीशन बनती है, और द न्यू डिसिमिलर डिसीज इज स्ट्रॉन्ग। पहली क्या थी कि जो नई डिजीज है, जो डिसिमिलर है, वो या तो उससे वीकर है या उसके इक्वल स्ट्रेंथ। तो पहली बीमारी क्या कर रही, दूसरी को रिपेल कर दे रही, भगा दे रही है। अब जो नई बीमारी, दूसरी कंडीशन है 38 में, नई बीमारी स्ट्रांग है। पहले वाले में नई वाली वीक थी या इक्वल स्ट्रेंथ की थी, रिपेल्ड आउट, नॉट अलाउड टू एक्ट। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी वाली बीमारी स्ट्रांग है। इन दिस केस द डिजीज अंडर विच द पेशेंट ओरिजिनली लेवर्ड, मतलब जो पहले से बीमारी है, बीइंग द वीकर, ये कमजोर है, will be kept back and suspended by the accession of the stronger one। चूंकि पुरानी वाली कमजोर है तो वो नई वाली को भगा नहीं पाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी ज्यादा मजबूत होगा, अगर कमजोर वाला उसको भगा नहीं पाएगा तो उसके प्रभाव में आ जाएगा। तो नई वाली बीमारी ज्यादा मजबूत है, पुरानी उसको नहीं भगा पाएगी, तो नई वाली भी बॉडी में आ जाएगी। और जब आ गई बॉडी में तो पुराने पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव छोड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता उसको वैसे रहने दे। दोनों डिसिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे को ठीक नहीं करेंगे, क्योर नहीं करेंगे। तो दूसरी भी आ गई, एक पहले से है। अब जो दूसरी आ गई, पहले पे क्या प्रभाव डालेगी, यहीं से पढ़ते हैं। The new dissimilar disease is stronger. In this case, disease under which the patient originally labored being the weaker. पहले वाली बीमारी जो कमजोर है will be kept back and suspended by the accession of the stronger one. पुरानी बीमारी सस्पेंड हो जाएगी, kept back हो जाएगी, मीन्स रहेगी। तो सस्पेंड कर रहे हैं, सस्पेंशन में क्या होता है, आदमी को काम से हटा दिया जाता है लेकिन सेवा में बना रहता है, मीन्स वहां रहता है। यहां क्या है, विल बी सस्पेंडेड और केप्ट बैक, पीछे चली जाएगी या सस्पेंड हो जाएगी, मतलब उसका प्रभाव अब नहीं दिखेगा। until the latter shall have run its course or been cured। कब तक सस्पेंडेड रहेगी, जब तक नई बीमारी का कोर्स खत्म नहीं हो गया है या उसको ठीक नहीं कर दिया गया। दोनों कंडीशन, उसका कोर्स खत्म हो जाए या वो ठीक हो जाए। ऐसी कंडीशन में पुरानी बीमारी जो केप्ट बैक थी या सस्पेंडेड थी, एंड देन द ओल्ड वन रीअपियर्स अनक्योर्ड। तो पुरानी बीमारी क्या होगी, दोबारा वापस आ जाएगी अनक्योर्ड। अब यहां यह समझने की जरूरत है, जब हम स्ट्रोंगर मेडिसिन के द्वारा, जिनको हम कहते हैं इसको देते हैं, ये ठीक हो जाता है। इनफैक्ट होता क्या है, हमने स्ट्रॉन्ग डिजीज बंद कर दी ऑफ डिफरेंट नेचर, तो क्या होगा, ए बोलो नहीं भाई, शिवानंद, शिवानंद शांत रहो यार। Until the latter shall have run its course, have been cured, and then the old one reappears uncured। तो एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, हम एक स्ट्रॉन्गर डिजीज वहां प्रोड्यूस करते हैं, तो जो वीकर बीमारी थी जो बॉडी में थी वो सस्पेंड हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, लेकिन वहां रहती है। हर बीमारी बॉडी में है तो समय के साथ वो ग्रो करती है, स्ट्रांग होती रहती है। आप एक डोज दे रहे हो उसको पर्टिकुलर,
एक पेन किलर दे रहे हो, उसने बीमारी को सस्पेंड कर रखा, उसके प्रभाव को नहीं दिखा रहा है, फिर क्या होता है, थोड़े समय बाद वही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे ये समय के साथ इट हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। अब उसने काम करना बंद कर दिया, तो यू नीड मोर डोज, इंक्रीज्ड पावर ऑफ मेडिसिन। तो ऐसी जितनी भी बीमारियों के ट्रीटमेंट के दौरान हम उसके डोजेस बढ़ाते जाते हैं, डोज बढ़ा बढ़ा के हम बीमारी को केवल सस्पेंड करते हैं, हम ठीक नहीं करते। यही बात डॉक्टर हनीमैन कह रहे हैं, देर इज नो अदर सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट एक्सेप्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, या होम्योपैथी को छोड़ दो, एक्सेप्ट क्रिएशन ऑफ सिमिलर स्ट्रोंगर डिजीज इन द बॉडी। बहुत बोस्टिंग लगता है कि एक होम्योपैथ ये कैसे कह रहा है, दुनिया में उपचार करने का, बीमारी को ठीक करने का एक ही तरीका है, देयर इज नो अदर वे। आई थिंक दिस इज क्लियर। सेकेंड अफोरिज्म, द ओल्ड वन विल रीअपियर अनक्योर्ड। वो बीमारी वापस आएगी, पहली का कोर्स खत्म हो, एक्शन खत्म हो, या ठीक कर दिया जाए, कोई भी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो दूसरी बीमारी पुनः आएगी और अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगी। हमने एक एडिशनल पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्यों दोबारा डिजीज क्रिएट रहता है, आप सेम डोज दे रहे हो तब भी आ जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाती है। ये एडिशनल है, ये इस फोर्स में नहीं लिखा। ठीक है, अभी आप इतने पे ध्यान दीजिए, बाकी एनालिसिस जब आप खुद करने लगोगे चीजें आपको समझ में आएगी। थर्ड कंडीशन है 440 में, और द न्यू डिसिमिलर डिजीज, और द न्यू डिजीज आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टेड ऑन द ऑर्गेनिज्म। एक बीमारी, दूसरी बीमारी आई जो बॉडी में आ गई, और वो बहुत दिन तक उसने अपना प्रभाव छोड़ा लेकिन ठीक नहीं हुई। तीसरी कंडीशन क्या बन रही है, एक पहली बीमारी जिसको नई स्ट्रॉन्गर बीमारी ने सस्पेंड कर दिया था, लंबे समय तक बॉडी में वो भी रही, और पिछली बीमारी भी है जो सस्पेंडेड है, दोनों ही कंडीशन बनेंगी। एट लेंथ ज्वाइंस द ओल्ड वन दैट इज डिसिमिलर टू इट। जो पुरानी वाली डिसिमिलर थी उससे मिलकर वहीं रहना शुरू कर दे, स्ट्रॉन्गर बनाता है, कमजोर भी रहता है, दोनों आपस में फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, प्रकृति में यही होता है, दोनों कंप्रोमाइज, भाई तू इधर किनारे रहे मैं इधर रह लूं, तो दोनों कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और दोनों मिल के एंड इट फॉर्म्स विद इट अ कॉम्प्लेक्स डिजीज। दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स डिजीज बना लेती, मतलब दो बीमारियां एक साथ बॉडी में एग्जिस्ट करने लगती हैं, सो दैट ईच ऑफ देम ऑक्युपाइज अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। एक लोकेलिटी पहली वाले ने ऑक्युपाई कर लिया, दूसरी लोकेलिटी दूसरे वाले ने, नेमली द ऑर्गन्स पिक्यूलियरली adapted फॉर इट। जिन जिन ऑर्गन्स के लिए वो बीमारी शूट कर रही थी, उन उन ऑर्गन्स को ऑक्युपाई कर लेंगे, and as it were only the place especially belonging to it, while it leaves the rest of other diseases that is dissimilar to it। अपने सिर्फ जो है, जिस ऑर्गन को बिलोंग करती है उस ऑर्गन को ऑक्युपाई कर लेगी, बाकी बॉडी का बाकी पोर्शन दूसरी डिसिमिलर डिजीज के लिए छोड़ देगी। यहां से थर्ड पॉइंट से आपको यह समझ में आएगा कि क्यों एक साथ एक शरीर में एक से ज्यादा बीमारियां होती रहती हैं। पहली बीमारी ठीक नहीं हुई, दूसरी बीमारी फिर आ गई, तीसरी मेडिसिन की वजह से आ गई, चौथी कहीं और से आ गई। ये सब चूंकि नेचर अलग अलग होता, सबके सिम्टोमेटोलॉजी अलग अलग होती हैं, इसलिए कोई बीमारी किसी को ठीक नहीं करती है। मल्टीपल डिजीजेस एक ही व्यक्ति में परसिस्ट करने लगते हैं,
और वो सब कंबाइंड मिलके जब बॉडी पे इतना ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं कि वाइटल फोर्स अब बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को गवर्न करने में सक्षम नहीं रह जाता है, तो वो सरेंडर कर देता है। अब चूंकि हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में जो जो एग्जाम्पल्स नेचुरल डिजीजेस के ट्रीटमेंट के डॉक्टर हनीमैन ने उस समय जो एग्जाम्पल्स लिखे थे उन पर आते हैं। क्या क्या दिया उन्होंने? ये 36 का कॉन्टिन्यूएशन है। 38 और 40 से यहां लेना देना नहीं है। इफ द टू डिसिमिलर डिजीज, वही पॉइंट, मीटिंग टुगेदर इन द ह्यूमन बीइंग बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, or still more, if the older one be the stronger, the new disease will be repelled by the old one from the body and not allowed to affect. नई वाली रिपेल हो जाएगी, प्रभाव नहीं छोड़ेगी। जैसे a patient suffering from severe chronic disease will not be infected by a moderate or terminal dysentery or other epidemic diseases. कोई व्यक्ति सीवियर क्रॉनिक डिजीज किसी को है तो टर्मिनल डिसेंट्री या अदर एपिडेमिक डिजीज से प्रभावित नहीं होता। ये सब एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन पर निर्धारित हैं। द प्लेग ऑफ लेवेंट, अकॉर्डिंग टू लैरी का ऑब्जर्वेशन है, डज नॉट ब्रेक आउट वेयर स्कर्वी इज प्रीवेलेंट एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा आर नॉट इन्फेक्टेड बाई इट। कह रहे हैं प्लेग ऑफ लेवेंट, प्लेग यदि कहीं पर हो रहा है तो वो वहां पर ब्रेकआउट नहीं होता जहां स्कर्वी प्रिडोमिनेंट होगी। जिस एरिया में स्कर्वी है वहां प्लेग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर किसी को एक्जिमा है पहले से तो उस पर भी प्लेग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि प्लेग आता था, गांव के गांव साफ हो जाते थे, कुछ लोग बचते थे। वो जो कुछ लोग बचते थे उनके बचने का कारण यहां पर लिखा है। नेक्स्ट है, दो सफरिंग फ्रॉम पल्मनरी कंजम्पशन। पल्मनरी कंजम्पशन मतलब जिसको पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस हो, आर नॉट लायबल टू बी अटैक्ड बाय एपिडेमिक फीवर्स ऑफ अ नॉट वेरी वायलेंट कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू वैन हिल्डरब्रांड। वैन हिल्डरब्रांड का ऑब्जर्वेशन था, जिनको पल्मनरी कंजम्पशन मींस पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस है उनको एपिडेमिक फीवर्स नहीं होती। ये ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं, ये फुटनोट में इतना ही लिखा था। इसमें किस किस के ऑब्जर्वेशन है आते हैं एफोरिज्म 37 पे। सो ऑल्सो अंडर ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट, पहली कंडीशन पे की हम बात कर रहे हैं कि नई बीमारी या तो इक्वल स्ट्रेंथ की होगी या उससे वीकर होगी, तो क्या हो जाएगी? सस्पेंड हो जाएगी। उसके नेचुरल एग्जाम्पल्स डॉक्टर हनीमैन ने दिया है। ये उन एग्जाम्पल्स को दे रहे हैं जो उनके, इनका ऑब्जर्वेशन नहीं है, इनके पहले। आपने डॉक्टर हनीमैन की लाइफ हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उन्होंने अपने पहले के पूरे मेडिकल लिटरेचर को पढ़ा। उन मेडिकल लिटरेचर में वो ये देख रहे थे क्या इस तरह का ऑब्जर्वेशन मेरे द्वारा पहले भी किसी ने किया है कि नहीं। तो जो जो ऑब्जर्वेशन जिसने मेंशन किया था उन सबको डॉक्टर हनीमैन ने मेंशन किया है नेचुरल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट का। इज इट ओके? आगे इसको बढ़ते हैं। सो अंडर ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ओल्ड क्रॉनिक डिजीज रिमेन्स अनक्योर्ड एंड अनअल्टर्ड if it is treated according to common allopathic method। यहां एलोपैथिक मेथड की बुराई नहीं कर रहे हैं, उसकी कमी बता रहे हैं। अगर आप एलोपैथिक मेथड से ट्रीटमेंट करते हो तो पुरानी बीमारी अनक्योर्ड हो जाएगी, अनअल्टर्ड रहेगी। दैट इज टू से with medicines that are incapable of producing in healthy individuals a state of health similar to disease। क्योंकि हम ऐसी दवा दे रहे हैं जो सिमिलर डिजीज या सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर रही है। इवन दो द ट्रीटमेंट शुड लास्ट फॉर ईयर्स एंड इज ऑफ नॉट ऑफ टू वायलेंट कैरेक्टर। कह रहे हैं चाहे आप सालों तक इलाज करते रहो वो ठीक नहीं होगी। और कह रहे हैं दिस इज डेली विटनेस इन प्रैक्टिस। ये तो रोज दिखता है, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में सबको रोज दिखता है। इट इज देयर फॉर अननेसेसरी टू गिव एनी इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। इस बात का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं
कह रहे हैं ये आपको रोज दिख रहा है, तो एग्जाम्पल देने की कतई जरूरत नहीं है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये सही में रोज दिखता है आपको। इसमें फुटनोट है, बट इफ ट्रीटेड विद वायलेंट एलोपैथिक मेडिसिन, एफोरिज्म में क्या लिखा था? इफ इट इज नॉट टू वायलेंट, बहुत वायलेंट नहीं है तो। आप कह रहे हैं अगर बहुत वायलेंट मेडिसिन देंगे तो, बट इफ ट्रीटेड विद वायलेंट एलोपैथिक रेमेडीज, अदर डिजीजेस विल बी फॉर्म्ड इन इट्स प्लेस विच आर मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस। कह रहे हैं यदि आपने वायलेंट मेडिकेशन किया है तो वहां पर और दूसरी मेडिसिनल डिजीजेस उत्पन्न हो जाएंगी, आर डिफिकल्ट एंड डेंजरस टू लाइफ, जिनको ट्रीट करना और डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो डेंजरस होती हैं, डेंजरस टू द लाइफ। दे आर नॉट ओनली डेंजरस, वेरी डेंजरस टू द लाइफ। ये वाला लेक्चर खत्म होता है। आई थिंक वी हैव 10 मिनट्स। हम कहिए तो सेकंड एफोरिज्म कवर कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट। शैल भी हो जाएगा 10 मिनट में। कल वाला जो छूटा था वो पूरा हो जाएगा। एफोरिज्म 38 एग्जाम्पल्स नहीं हो पाएंगे, लेट्स होप, देखते कितना हो पाता है। ये तो वही वाला ना, 38, 38, 39, ठीक है। हम 38 को फिर से पढ़ रहे हैं। क्या कंडीशन थी? और द न्यू डिसिमिलर डिजीज इज स्ट्रॉन्गर, नई डिजीज स्ट्रॉन्गर होगी। In this case, the disease under which the patient originally labored, being the weaker, will be kept back as suspended by the action of the stronger one until the latter shall have run its course. जब तक नई बीमारी जो स्ट्रॉन्गर है वो पुरानी को सस्पेंड कर देगी, तब तक के लिए, जब तक कि नई या तो ठीक कर दी जाए, क्योर्ड हो जाए, या अपना कोर्स पूरा कर ले। जब तक उसका कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक के लिए पुरानी वाली बीमारी सस्पेंडेड रहेगी। ये दूसरी कंडीशन है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। डॉक्टर हनीमैन ने, चूंकि कंडीशन हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, इन्होंने एग्जाम्पल में क्या किया? टू चिल्ड्रंस अफेक्टेड विद अ काइंड ऑफ एपिलेप्सी remained free from epileptic attacks after infection with the ringworm tinea। दो बच्चों का एग्जाम्पल वहां पर लिखा है, मेंशन्ड है, जिनको एपिलेप्सी थी, उनको रिंग वर्म का इंफेक्शन हुआ और एपिलेप्सी उनकी ठीक हो गई। ठीक नहीं होती है, सस्पेंड हो गई, मींस दे आर नॉट गेटिंग एनी एपिलेप्टिक अटैक्स। बट एज सून एज द इरप्शन ऑन द हेड वाज गॉन, जैसे वो सिर पे जो इरप्शन हुआ था टीनिया का, जैसे वो चला गया, द एपिलेप्सी रिटर्न जस्ट एज बिफोर, एज ट्यूलिपस ऑब्जर्व, ट्यूलिपियस ऑब्जर्व। एपिलेप्सी को टीनिया सस्पेंड कर रही है, इसका मतलब टीनिया इज स्ट्रॉन्गर देन एपिलेप्सी। सेकंड एग्जांपल है द इच, as Scoff saw, disappeared on the occurrence of the scurvy। स्कर्वी हुआ, इच डिसअपियर हो गया, बट आफ्टर द क्योर ऑफ द लेटर इट अगेन ब्रोक आउट। जब स्कर्वी ठीक हो गई तो इच फिर से शुरू हो गई। सो आल्सो द पल्मनरी थाइसिस मींस पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस रिमेन्ड स्टेशनरी। वो स्टेशनरी हो गई, मींस उसके सिम्टम प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहे हैं। व्हेन द पेशेंट वाज अटैक्ड बाय अ वायलेंट टाइफस, उसको वायलेंट टाइफस फीवर हुआ तो वो स्टेशनरी हो गया, उसके सिम्टम्स पीछे हो गए या सस्पेंड हो गए, किसके? पल्मोनरी थाइसिस की। बट वेंट ऑन अगेन आफ्टर द लेटर हैड रन इट्स कोर्स। टाइफस का कोर्स पूरा होने के बाद पल्मोनरी थाइसिस या ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम फिर से आने लगे। इफ मैनिया अकर इन अ कंजक्टिव पेशेंट, द थाइसिस विद ऑल इट्स सिम्टम्स इज removed by the former, but if that go off, the thysis returns immediately and proves fatal। थाइसिस मतलब ट्यूबरकुलोसिस। अगर किसी को मैनिया हो जाए, किसको? कंजप्टिव, कंजप्टिव भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। और कंजम्पशन या कंजप्टिव या थाइसिस विद मैनिया, अगर किसी टीबी के पेशेंट को मैनिया हो जाए, द थाइसिस विद ऑल इट्स सिम्टम इज रिमूव्ड बाय द फॉर्मर। तो मैनिया सबको रिमूव कर देगा,
बट इफ दैट गो ऑफ, और यदि मैनिया उसकी किसी तरीके से चली जाए, ठीक हो जाए, थाइसिस रिटर्न्स इमीडिएटली एंड प्रूव्स हैज, थाइसिस वापस आएगी और जानलेवा साबित होगा, क्योंकि थाइसिस ऑब्लिक ट्यूबरकुलोसिस आज तक जानलेवा ही है, अभी तक इसका कोई हम प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। नेक्स्ट, इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। When measles and smallpox are prevalent at the same time and both attack the same child. अब जब आपके ऑर्गेनल में टफ क्वेश्चन बनेंगे, टफेस्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके मीजल्स और स्मॉल पॉक्स दोनों एक साथ आएंगे, तो क्या क्या होगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है और इसका आंसर टफ होगा, क्योंकि अभी आपको दिख जाएगा। द मीजल्स दैट हैड ऑलरेडी ब्रोकन आउट इज जनरली चेक्ड बाय द स्मॉल पॉक्स। मीजल्स जो पहले से ब्रोकन आउट था, मीन्स पहले से प्रेजेंट था, स्मॉल पॉक्स उसको चेक कर रहा है। क्या कर रहा है? स्मॉल पॉक्स दैट केम समहाउ लेटर, जो थोड़े दिन बाद आई। नॉर डज द मीजल्स रिम्यून इट्स कोर्स अंटिल आफ्टर द क्योर ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्मॉल पॉक्स। जब तक स्मॉल पॉक्स ठीक नहीं हो रही है, मीजल्स अपना कोर्स रिटेन नहीं करेगी। एक कंडीशन बन रही, इसमें अलग अलग कंडीशन बनती है, इसीलिए कह रहा हूं यहां से जब क्वेश्चन बनेगा तो टफेस्ट होगा। But it not infrequently happens that inoculated smallpox is suspended for 4 days by the supervision of measles। कह रहे हैं कि नॉट इनफ्रीक्वेंटली, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इनोकुलेटेड स्मॉलपॉक्स इज सस्पेंडेड। कौन सा पहली कंडीशन क्या बताए थे? मीजल्स एंड स्मॉलपॉक्स, द मीजल्स चेक आउट कर रहा है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स को ने मीजल्स को चेक कर दिया, सस्पेंड कर दिया। कह रहे हैं बट इट नॉट इनफ्रीक्वेंटली। नॉट और इनफ्रीक्वेंटली लिखने का मतलब होता है नॉट, इट इज फ्रीक्वेंटली, ऐसा नहीं होता फ्रीक्वेंटली। हैपेंस दैट द इनोकुलेटेड स्मॉल पॉक्स is suspended for 4 days by the supervision of the measles, as observed by magnet, after the desquamation of which the smallpox completes its course। दूसरी वाली कंडीशन में क्या हो रहा है? स्मॉल पॉक्स सस्पेंड हो रही है, मीजल्स खत्म हो रहा है, तब वो अपना कोर्स कंप्लीट कर रही थी। इसमें स्मॉल पॉक्स मीजल्स में कई बार, कभी स्मॉल पॉक्स सस्पेंड कर देगी मीजल्स को, कभी मीजल सस्पेंड कर देगी स्मॉल पॉक्स को। इसलिए कह रहा हूं जब यहां से क्वेश्चन बनेगा तो उस कंडीशन को पढ़ के समझना होगा कि यहां पर सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। इवन व्हेन द इनोकुलेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स हैड टेकन इफेक्ट फ्रॉम फॉर 6 days, अगर स्मॉल पॉक्स 6 दिन से वहां पर है, प्रभाव है, एंड द मीजल्स देन ब्रोक, मीजल्स बाद में आ रहा है, the inflammation of the inoculation remained stationary and the smallpox did not ensure until the measles had completed its regular course for 7 days। कह रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स 6 दिन से है वहां पर और मीजल्स बाद में आई है, तो मीजल्स उसको सस्पेंड कर देगी तब तक के लिए जब तक कि मीजल्स खत्म नहीं हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी का है। इफ एन एपिडेमिक ऑफ मीजल्स द डिजीज अटैक्ट मेनी इंडिविजुअल्स ऑन द 4th और 5th डे आफ्टर द इनोकुलेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। कह रहे स्मॉल पॉक्स हुए 6 दिन हो गया, 4 से 6 दिन हो चुका है, तब मीजल्स का एपिडेमिक आया एंड प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स अंटिल इट हैड कंप्लीट, और उसने फिर स्मॉल पॉक्स के डेवलपमेंट को वहीं रोक दिया तब तक के लिए जब तक कि मीजल्स का कोर्स कंप्लीट नहीं हो गया। वेयर अपॉन द स्मॉल पॉक्स अपीयर्ड एंड प्रोसीडेड रेगुलरली टू इट्स टर्मिनेशन। जब मीजल्स खत्म हो जाएगी या एक खत्म होगी तो दूसरे का कोर्स पूरा तो ये कंफ्यूजिंग कंडीशन है। खैर अभी इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जब बनेंगे, कभी भी बन सकते हैं, तो ये टफेस्ट होंगे। आपको इन एक एक कंडीशन को दिमाग में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। टाइम 2.5 मिनट बचा है। सेवन थर्टी एट। तीन कंडीशन है। द ट्रू स्मूथ रिप्लेसलेस, मैं इसको सब, 1 मिनट कोई मुझको बताए, मैं सबको एक्सप्लेन करूं या एग्जाम्पल से आप पढ़ के समझ लोगे तो हम आगे बढ़ जाएं।
एक्सप्लेन कर दीजिए सर। हम्म। एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अच्छा, एक्सप्लेन कर दें। द नेक्स्ट है द ट्रू स्मूथ एरिसिपेलेटस लुकिंग स्कारलेटिना ऑफ सिदेना। स्कारलेटिना मीन्स स्किन रेड लुकिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेटरी दिखेगी। एरिसिपेलस भी ऐसा ही होता है, पूरी स्किन रेड दिखती है। विद सोर थ्रो व चेक्ड, मीन्स स्कारलेटिना है सिडनाम का, सोर थ्रोट के साथ। वह चेक्ड ऑन द फोर्थ डे, इसको 4 दिन हो गया है। बाय द इरप्शन ऑफ काउपॉक्स, यहां पर काउपॉक्स हुआ और स्कारलेटिना चेक हो गया। विच रैन इट्स रेगुलर कोर्स एंड नॉट टिल इट वॉज एंडेड डिड द स्कारलेटिना अगेन एस्टेब्लिश इटसेल्फ। कह रहे हैं जब तक काउपॉक्स ने अपना पूरा कोर्स खत्म नहीं किया तब तक दोबारा स्कारलेटिना आया नहीं। मतलब आएगा तो जरूर जब पहली का कोर्स खत्म होगा। बट ऑन अदर एन अदर ओकेजन एज बोथ डिजीज सीम टू बी इक्वल स्ट्रेंथ, जब दोनों लगती तो इक्वल स्ट्रेंथ के थे। द काउपॉक्स वाज सस्पेंडेड ऑन द 18th डे बाय द सुपरविजन ऑफ द ट्रू स्मूथ स्कारलेटिना ऑफ सिडना। दूसरी जगह काउपॉक्स सस्पेंड हो रही है, and the red areola of the former disappeared until the scarlatina was gone, wherein the cowpox immediately resumes its course and went on its regular termination. मीन जब दोनों का सेम स्ट्रेंथ होगा तो कभी पहली सस्पेंड कर रही है और कभी दूसरी सस्पेंड कर रही है। चलो, टाइम लास्ट मिनट है, मुश्किल से 30 सेकंड बचे हैं, तो यहां पर इसको एंड करते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो। किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ।